हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग। सल्फ्यूरिक एसिड को डील कर रहे थे जिसमें उसके केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे हम लोग पिछला लेक्चर में। एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर बचा था, इसको आज हम लोग डील करेंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है देखते हैं। H2SO4 एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि जब यह डिकम्पोज करता है तो देता है H2O प्लस SO2 और एक नेसेंट ऑक्सीजन, और यह नेसेंट ऑक्सीजन फर्निश करता है तो यही ऑक्सीजन किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा। या फिर यदि 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड लोगे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यह बनाता है सल्फेट आयन प्लस SO2 प्लस H2O। अच्छा, ये 2 रिएक्शन है। तो खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहाँ, इसका मतलब कि खुद रिड्यूस हो रहा है ना। देखो ये +6 से यहाँ बदल जा रहा है +4 में, तो ये खुद रिड्यूस कर जा रहा है। ऑब्वियसली इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है, +6 से +4 हो जा रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोज करके जो है नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और इस नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन के चलते यह काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब चूंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है तो यह ऑक्सीडाइज करेगा बहुत सारे मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, कुछ कंपाउंड को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो किसके साथ किस प्रकार का ऑक्सीडेशन होगा इसका देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इट ऑक्सीडाइजेज कार्बन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है। तो इसके लिए आप इक्वेशन को बस कुछ सोचना ही नहीं है। H2SO4 टूट रहा था तो क्या बना रहा था, H2O प्लस SO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। कार्बन बदलेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसके लिए क्या करेगा, ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन गेन करेगा। ऐसे जोड़ दो इसको, तो जुड़ने के लिए ऑक्सीजन बराबर होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हो जाएगा कार्बन प्लस 2H2SO4, इधर हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O प्लस 2SO2। ऐसा उसी प्रकार से इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड खुद सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है, फिर किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज करता है। और ऐसे ही सिमिलर इक्वेशन हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। सिमिलर इक्वेशन लिखेंगे कि H2SO4 है, टूट करके क्या बनाता है, H2O प्लस SO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन। या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड में करता है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर अगेन 2 ऑक्सीजन गेन कर लेगा तो बन जाएगा SO2। इसको भी आप जोड़ सकते हो, तो वही बात होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सेम इक्वेशन है, जैसा कार्बन के लिए था वैसे ही सल्फर के लिए है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कार्बन को ऑक्सीडाइज किया कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को ऑक्सीडाइज किया सल्फर डाइऑक्साइड में। सिमिलर इक्वेशन दोनों के साथ। उसी प्रकार से और भी नॉन मेटल है जिनका ऑक्सीडेशन इसके साथ होता है, जैसे आयोडीन का, कार्बन और सल्फर का देखें, आयोडीन का फिर फास्फोरस का बचता है ऐसा। तो
इट ऑक्सीडाइजेज आयोडीन इनटू आयोडिक एसिड। आयोडीन को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? आयोडिक एसिड में। तो इसके लिए भी इक्वेशन है कि जैसे H2SO4 है, टूट रहा है तो क्या बना रहा है? H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अभी क्या होगा कि I2 को बदलना है आयोडिक एसिड मतलब HiO3 में। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन के लिए आपको H2O लगाना होगा ऐसा। अब 2 आयोडीन है तो यहाँ 2 लगाना होगा, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, आयोडीन 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन। ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, यहाँ कितना है? 6, और यहाँ कितना है? 1। तो कितने ऑक्सीजन जोड़ने होंगे यहाँ? 5 ऑक्सीजन ऐसा, 5 ऑक्सीजन। बैलेंस कर दो, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा? यहाँ हुआ I2 प्लस 5H2SO4, 5H2O यहाँ 1 तो उधर ही जाएगा, वो तो कट ही जाना है। इधर बचेगा 2HiO3 प्लस 5SO2, 5 H2O में 1 जाएगा तो बचेगा 4 H2O। ऐसा इक्वेशन हो जाना है। तो आयोडीन का यहाँ 0 है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया ना, ऑक्सीडेशन। सल्फर का यहाँ +6, यहाँ +4, तो इसका हो गया रिडक्शन। इस प्रकार से रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि कार्बन था तो CO2, सल्फर रहा तो SO2 बना। लेकिन जब यहाँ हम लोग आयोडीन की बात किए तो यह आयोडीन को बदल दिया उसके एसिड में, आयोडिक एसिड में। उसी प्रकार से फास्फोरस के साथ भी रिएक्शन होना है। तो फास्फोरस को जनरली कोई भी एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसको फास्फोरिक एसिड में बदल रहा है। पीछे नाइट्रिक एसिड वगैरह में भी देखे थे इसको हम लोग। तो अगला है इट ऑक्सीडाइजेज फास्फोरस इनटू फास्फोरिक एसिड। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? फास्फोरिक एसिड में। इक्वेशन सेम होना है, H2SO4 टूटेगा, H2O प्लस SO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। फास्फोरस का नेचुरल एग्जिस्टेंस है P4, यह बदलेगा H3PO4 में। तो सबसे पहले यहाँ आप फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए 4 लगाओगे। अब हाइड्रोजन देखोगे तो 4 तिया 12, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H2O लगाते हैं तो 12 हाइड्रोजन के लिए 6 H2O लगाना होगा। अब ऑक्सीजन हो गया 6, इधर कितना हुआ? 4 के 16, तो 10 ऑक्सीजन जुड़ेगा ऐसा। तो पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा इक्वेशन ओवरऑल? P4 प्लस 10H2SO4, इधर हो गया 6, उधर तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 4H3PO4 प्लस 10 H2O और ये 6 है तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 4 H2O प्लस 10 SO2। ऑक्सीजन वगैरह तो सब कट ही जाएगा ऐसा। तो आसान है। मेन इक्वेशन को आप याद रखो कि वह एसिड कैसे डिकम्पोज करता है, और जब मेन इक्वेशन याद रहेगा तो उसके आधार पे फिर आप आगे आसानी से कर सकते हो कि किस प्रकार से क्या उसका प्रोडक्ट बनेगा। बस याद रखना है कि कौन सा सब्सटेंस को या किस चीज़ में ऑक्सीडाइज करता है, तो उस आधार पे आप इसको कर पाओगे। तो फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में बदला, आयोडीन को आयोडिक एसिड में बदला, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में बदला। अगला है इट ऑक्सीडाइजेज HCl into Cl2 and HBr into Br2। HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज करता है और HBr को किस में करता है? Br2 में ऑक्सीडाइज करता है। इसके लिए सिंपल सा इक्वेशन लिखना है, H2SO4 2HCl, तो ये क्या बनेगा? बनेगा Cl2 प्लस SO2 प्लस 2H2O ऐसा।
इसको आप लिख सकते हो ऐसे ही कि जैसे H2SO4 है तो ये बना रहा था H2O प्लस क्या SO2 प्लस एक ऑक्सीजन। अब यह HCl है ना, इसको बदलना है Cl2 में, तो यहाँ 2 लगाना होगा। अब हाइड्रोजन बैलेंस करोगे तो यहाँ लगाना होगा H2O, तब ना 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिए फिर लगाना होगा O। अब जोड़ोगे तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो क्या बचेगा H2SO4 प्लस 2HCl, इधर क्या बचेगा Cl2, H2O हो गया 2H2O और बचा SO2। अच्छा, सेम रिएक्शन HBr के साथ होगा, HCl के जगह HBr लोगे, आइडेंटिकल रिएक्शन होना है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड को बोल रहा है सल्फर में ऑक्सीडाइज करेगा, तो इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन सल्फाइड इनटू सल्फर। हाइड्रोजन सल्फाइड को किस में बदलेगा, सल्फर में बदलेगा। तो उसके लिए भी आप ऐसे ही लिखो H2SO4 टूट करके बनाया H2O प्लस SO2 प्लस एक ऑक्सीजन। अब यह H2S है, इसको बदलना है सल्फर में, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप लगाओगे इधर H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए लगाना होगा O। जोड़ दो, कट जाएगा, क्या बचा H2SO4 प्लस H2S प्लस SO2 प्लस 2H2O, ऐसा। तो यहाँ से इस सल्फर का +6 से हो गया +4, तो इसका तो रिडक्शन दिखा रहे हैं हम लोग, लेकिन यहाँ -2 से 0 बढ़ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाना है, ऐसा। तो बस मेन इक्वेशन को याद रखना है और उसके आधार पे ही इसको बनाते जाना है, कुछ नया नहीं है इसमें। उसके बाद पोटासियम सॉल्ट को भी यह काफ़ी फ्रीक्वेंटली, या पोटासियम हेलाइड को जो है काफ़ी फ्रीक्वेंटली ऑक्सीडाइज करता है हैलोजन में। तो it oxidizes Ki into I2 and KBr into Br2, ऐसा। Ki को I2 में बदलता है और KBr को Br2 में बदलता है। सिमिलर इक्वेशन है, जैसे 2Ki प्लस 2H2SO4 प्लस K2SO4 प्लस SO2 प्लस I2 प्लस 2H2O। यह रेडॉक्स रिएक्शन टाइप का हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन टाइप का, जिसमें यहाँ +6 से +4 हो जा रहा है रिडक्शन, और ये -1 से 0 हो जा रहा है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे इक्वेशन को भी हम लोग बैलेंस करते हैं, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन के मेथड से। इसमें आप डायरेक्ट इसका बैलेंसिंग नहीं कर सकते हो, रेडॉक्स रिएक्शन मेथड से करना होगा। और रेडॉक्स रिएक्शन मेथड से हम लोग कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग लेते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ लोगे तो यह 2Ki बदलेगा I2 में, तो इसको लिखते हैं हम लोग 2I माइनस बदला I2 में। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लगा देते हैं, हो गया। उसी प्रकार से रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है H2SO4 का SO2 में, ऐसा। तो सबसे पहले इधर लगेगा 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए लगता है क्या, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या लगता है, या पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना होगा। 4 है इधर 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए H2O 2H2O। अब हाइड्रोजन 2 दूना 4, इधर 2, तो लगेगा 2H+, ऐसा। तो रिडक्शन हाफ का ओवरऑल रिएक्शन हो गया H2SO4 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर हो गया SO2 प्लस 2H2, ऐसा। उसके बाद ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ दोनों को जोड़ते हैं, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा, ऐसे है ना यार। 2I माइनस से I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक कटेगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा H2SO4 प्लस 2I माइनस
2H+ भी बच गया, प्लस 2H+, इधर SO2 प्लस I2 प्लस 2H2O। यह आयनिक फॉर्म का इक्वेशन है। इसी को जो है आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में बदल दोगे मिला करके, तो आ जाना है रिएक्शन इससे। तो यह रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग है, जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको बैलेंस करते हैं, जो आप क्लास 11th में पढ़े हो। तो कुछ का तो डायरेक्ट हो जा रहा है, कुछ का ऐसे बैलेंसिंग करना पड़ रहा है। KBr के साथ सेम रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाएगा। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन साथ हम लोग देख चुके हैं सब। अब आता है यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 के जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसके उतने रिएक्शन नहीं है जितना कि नाइट्रिक एसिड का था। क्या क्या यूज है? सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, एक इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है। नंबर 2, मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी, सच एज अमोनियम सल्फेट, सच एज अमोनियम सल्फेट। जैसे अमोनिया को डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन करवाओगे तो यह बदलता है क्या? अमोनियम सल्फेट में। और यह अमोनियम सल्फेट जो यहाँ बनता है, बोल रहा है कि वह डेंस वाइट फ्यूम के जैसा, डेंस वाइट फ्यूम्स। साथ ही साथ कुछ एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव सच एज ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT, पिक्रिक एसिड, ऑर्गेनिक में सब पढ़ना है हम लोग को, नाइट्रोग्लाइसरीन एटसेट्रा। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, पिक्रिक एसिड, इस सब के बारे में ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आप। पिक्रिक एसिड क्या होता है? तो फिनॉल अल्टरनेट पोजीशन पे 3 NO2 रहेंगे। एक्चुअली नाइट्रेशन होता है, तो नाइट्रेशन के लिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है, साथ में कैटलिस्ट होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे TNT इज ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT इज ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड ट्राइनाइट्रोटोलुइन इज, टोलुइन मीन्स बेंजीन में CH3 और ट्राइनाइट्रो मतलब 3 जगह। ये सभी एक्सप्लोसिव हैं, बारूद बनाने के लिए सबका इस्तेमाल होता है। वैसे ही नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब सब में नाइट्रेशन करना पड़ता है, और नाइट्रेशन जब भी होता है तो उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ कैटलिस्ट होता है। इस बात को ध्यान में रखोगे। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करता है, उसके लिए कई रिएक्शन अभी हम लोग देखें। और मोस्टली जो इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में यूज है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल पढ़ोगे तो वहाँ दिखेगा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जब होता है, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है या ईथर बनता है, तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड वहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कई यूज हैं इसके। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज, NCERT बुक का, ओजोन एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली कि ओजोन का एस्टिमेशन कैसे होता है। एस्टिमेशन कहने का मतलब कि कहीं ओजोन है तो कितना है, उसके अमाउंट को कैसे हम लोग पता करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम लोग पता करते हैं। देखोगे ओजोन इज या कैन बी, ओजोन कैन बी एस्टिमेटेड क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी के आधार पे कितना है, बाय ट्रीटिंग
बाय ट्रीटिंग इट विथ पोटासियम आयोडाइड। ओजोन चूंकि हम लोग ग्रुप 16 में पढ़ चुके हैं, तो ओजोन का एस्टिमेशन कि कितना ओजोन है कैसे पता करते हैं, तो बोल रहा है कि इसके लिए उसको पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करवाते हैं। क्या इस सॉल्यूशन द लिबरेटेड और रिएक्शन हो करके जो आयोडीन बाहर निकलेगा यहाँ से, द लिबरेटेड I2 इज ट्रीटेड against a standard solution of sodium thiosulfate using a starch as an indicator। पोटासियम आयोडाइड के साथ जब आप ओजोन का रिएक्शन करवाओगे एक्वस मीडियम में, पोटासियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है तो वाटर भी रहेगा, तो प्रोडक्ट बनता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस O2 प्लस I2। पीछे हम लोग पढ़े कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पोटासियम आयोडाइड में आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, यहाँ हो गया 0, तो यह पोटासियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया I2 में, क्योंकि ओजोन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बोल रहा है कि जो आयोडीन वहाँ से बाहर निकलता है, इस आयोडीन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं या इसका रिएक्शन करवाते हैं सोडियम थायोसल्फेट से, जहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो I2 अब यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I2 जो है हैलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो यह I2 अब ऑक्सीडाइज करेगा यहाँ सल्फर को सोडियम टेट्राथायोनेट में N2S4O6 + 2NaI, खुद बदल जाएगा सोडियम आयोडाइड में, और इसको यहाँ बदल दिया है +5/2, ऑक्सीडाइज कर दिया। दिस इज सोडियम टेट्राथायोनेट। तो बोलोगे ऐसे कैसे पता चलेगा, तो देखो ओजोन जो था उसको पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन से आप ट्रीट करवाए तो बनेगा आयोडीन। आयोडीन येलो सॉलिड है, पता चल जाएगा। तो जो आयोडीन वहाँ से निकलेगा येलो सॉलिड के रूप में, फिल्टर करके उसको अलग करेंगे हम लोग, और फिर उसको ट्रीट करवाएंगे सोडियम थायोसल्फेट का सॉल्यूशन से। बोल रहा है कि यह एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है मतलब इसका स्ट्रेंथ पता होगा, जो भी इसका मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, जो भी स्ट्रेंथ इसका है वह पता रहेगा। और जब एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ जिसका कंसंट्रेशन पता हो एक अननोन सब्सटेंस के सॉल्यूशन को ट्रीट करवाया जाता है, तो प्रोसेस टाइट्रेशन कहलाता है। इंडिकेटर के रूप में बोल रहा है कि स्टार्च का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली रिएक्शन में होता क्या है कि जो आयोडीन यहाँ से लिबरेट हुआ वह एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो सोडियम थायोसल्फेट को सोडियम टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे इसको पता करते हैं कि सोडियम थायोसल्फेट का 2 मोल के लिए 1 मोल आयोडीन चाहिए, और 1 मोल आयोडीन लिबरेट होने के लिए 1 मोल ओजोन चाहिए। तो ऐसे कॉरिलेट करके जो है ना हम लोग यहाँ से इसका एस्टिमेशन करते हैं। तो खैर उतना कैलकुलेशन हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, बस एक तरीका जानना था कि किस आधार पे जो है एस्टिमेशन होता है, तो इसका आधार यही था। इसमें से स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम टेट्राथायोनेट का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यह सोडियम थायोसल्फेट, ये जो थायोसल्फेट आयन है H2O3, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ O- और यहाँ हो जाएगा S-। उसी प्रकार से टेट्राथायोनेट आयन जो है S4O6 इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, O- डबल बॉन्ड O S S, फिर S डबल बॉन्ड O और O-, ऐसा। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखोगे इस स्ट्रक्चर को। चूँकि यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है +5/2, कितना है +5/2। तो बताएं कि यदि यह ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो, इसका मतलब होता है कि यह एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। देखो यहाँ से यदि लोगे तो सल्फर के बगल में ऑक्सीजन है -2, इसका -2, इसका -1 है।
यहाँ 0, यहाँ 0, फिर -2 -2 -1, तो टोटल निकालोगे तो 2 4 5 2 7 2 9 1 10, तो टोटल -10 हो गया। सल्फर कितने हैं, 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा -5/2, तो उधर जाकर के यही हो जाएगा +5/2। तो जो ऐसे आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में या एवरेज है, स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर किस आधार पे आया है। तो ओजोन का एस्टिमेशन हम लोग देख लिए। एक और क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, माने कहीं सल्फर डाइऑक्साइड है कैसे पता करेंगे, चूंकि वह एक कलरलेस गैस है तो देखने से तो पता चलेगा नहीं, तो कैसे पता करेंगे। तो अगला है हाउ द प्रेजेंस ऑफ SO2 इज डिटेक्टेड, कि SO2 के प्रेजेंस को कैसे पता करोगे कि वहाँ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो दो तरीका है, पहला इट डीकलराइजेज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन, पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो कि पर्पल कलर का है उसको डीकलराइज करता है। और इसके लिए रिएक्शन भी हम लोग पीछे लिखे थे जब SO2 के बारे में पढ़ रहे थे उस समय, कि कैसे यह उसको डीकलराइज करता है। और रिएक्शन उसमें कुछ ऐसा था, 2KMnO4 पर्पल कलर का सब्सटेंस है, यदि सल्फर डाइऑक्साइड से ट्रीट कर रहा था एक्वस मीडियम में तो बन रहा था K2SO4, साथ ही साथ 2MnSO4 प्लस 2H2SO4। तो यहाँ पर्पल है और यहाँ एक कलरलेस हो जा रहा था ऐसे। तो कहीं SO2 है या नहीं या पता करना हो तो क्या करो कि उसमें पोटासियम परमैंगनेट मिलाओ, जो शुरू में पर्पल कलर का सॉल्यूशन होगा, लेकिन जब SO2 से रिएक्शन करता है तो यह MnSO4 बनाता है जो कि एक कलरलेस सब्सटेंस है। तो कलर इसका गायब हुआ, पर्पल से कलरलेस हुआ, तो समझ जाएंगे SO2 है, क्योंकि SO2 ही रिएक्शन करके इसके कलर को क्या करता है, गायब करता है। उसी प्रकार से यह it turns the orange colored acidified potassium dichromate into green, कि पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन जो कि ऑरेंज होता है उसको ग्रीन में बदल देता है। इसके लिए भी रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं पहले, ऐसा पोटासियम डाइक्रोमेट प्लस 3SO2 प्लस H2SO4, एसिडिफाइड एसिड आना चाहिए, तो K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल 3 प्लस H2O। तो यहाँ यह जो क्रोमियम सल्फेट बना यह ग्रीन कलर का सब्सटेंस है और यहाँ जो है इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। तो ये दो रिएक्शन के आधार पर जिसमें कलर चेंज हो रहा है, एक में कलर गायब हो जा रहा है, तो इस दो रिएक्शन के आधार पे जो है हम लोग कन्फर्म करते हैं कि SO2 वहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों कलर से रिलेटेड है। और ये कलर वाले जितने भी प्रोसेस होते हैं इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं टेस्ट के लिए। तो SO2 के प्रेजेंस को टेस्ट करना हो तो क्या बोले, सबसे पहले पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन मिलाओगे, तो अब पोटासियम परमैंगनेट क्या करेगा, या पोटासियम परमैंगनेट को SO2 क्या करेगा कि पर्पल से कलरलेस बना देगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने के चलते ऐसा होता है, दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ऐसा हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, D5 कन्फिग्रेशन है और +2 है तो D5 है, +7 में तो D0 है। तो ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट में आगे पढ़ोगे कि D0 का जो यहाँ कलर है पर्पल वह चार्ज ट्रांसफर के चलते हैं और वो कलरलेस हो जाता है, उसके लिए अलग हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, स्पिन फॉरबिडन, लैपोर्टे फॉरबिडन वगैरह टाइप का कुछ, तो वहाँ आप जानोगे। तो सिंपली जानो कि कलर चेंज करता है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने से।
तो देखो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही रहा है। वैसे यहाँ भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है और यहाँ +3 है, तो यहाँ भी चेंज कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करने से डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज करेगा और इलेक्ट्रॉन का संख्या चेंज करने से जो है आगे कन्फिग्रेशन वगैरह थोड़ा चेंज होता है और फिर जो कलर के लिए कंडीशन वगैरह है उसमें चेंजिंग आता है। तो इस तरह से जो है ग्रुप 16 एलिमेंट यहाँ से समाप्त होता है। और इस ग्रुप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़े वह सल्फर का ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर्स वगैरह जो थे, और फिर इसमें हम लोग पढ़े सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा डिटेल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कांटेक्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहाँ से। ऑक्सीडेशन वाले कई रिएक्शन आते हैं, सल्फर जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में पूछता है, और लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड का जो मतलब सल्फर का जो ऑक्सो एसिड था उसके बारे में। तो अच्छे से इसको कर लोगे आप। तो ग्रुप 15 ऑलरेडी हम लोग कर चुके थे, ग्रुप 16 भी हुआ, अब ग्रुप 17 और 18 बच रहा है, तो यह पी ब्लॉक पूरा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।